जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो बिहार के जो 38 जिले हैं उसमें से जिला मुजफ्फरपुर है, उससे संबंधित वीडियो लेके आए हैं। तो इसके मैप से संबंधित है मुजफ्फरपुर मैप। और इसके अलावा जो है कि मुजफ्फरपुर के इतिहास को हम लोग जानेंगे और फिर उसके जो जनसंख्या है या क्षेत्रफल है या शिक्षा दर है या यहाँ पे कितने धर्म में कौन कौन से धर्म में कितना परसेंटेज है और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और मुजफ्फरपुर का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया, जैसे कि देखा जाए दोस्तों तो मुजफ्फरपुर जो है 0 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 0 किलोमीटर से तात्पर्य है दोस्तों कि हम लोग मुजफ्फरपुर में है और इसके जो है कि जो जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण क्षेत्र उसको हम जानेंगे इस मैप के माध्यम से। तो पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा हुआ है जो ब्रिटिश काल में जो है कि एक अमीर मुजफ्फर खां थे। अमीर मुजफ्फर खां जो थे एक ब्रिटिश काल राजस्व अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मुजफ्फरपुर जो है जो कहा जाए कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव हुआ था। उस समय जो है कि बिहार में 3 महाजनपद देखे गए थे जो कि आपका निम्न है। जैसे कि कहा जाए कि एक तो मगध था, मगध के बाद में एक अंग था, अंग के बाद में एक जो वजी था। तो वजी ये 3 महाजनपद जो थे बिहार में थे। तो बिहार में देखा जाए तो उसमें से एक वजी जो था जिसका राजधानी वैशाली विदेह मिथिला था। तो वो जो उसमें से जो क्षेत्र थे जिसमें मुजफ्फरपुर उसके अंतर्गत आता था, यानी कि वजी के अंतर्गत देखा जाए। यहाँ पे देखिए तो जो है जैसे कि इसके अंतर्गत यानी कि जो वजी था ये वजी है और वजी के अंतर्गत जो है कि आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। तो यानी कि कहा जाए कि मुजफ्फरपुर का जो है जिक्र पहले इसका नाम मुजफ्फरपुर नहीं था, यानी कि तिरहुत क्षेत्र या वजी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो उस समय जो है कि वजी का ही क्षेत्र माना जाता था। लेकिन बाद में जो है कि 1872 यानी कि देखा जाए सॉरी 1875 ईस्वी में इसको जो है कि मुजफ्फरपुर को दरभंगा यानी कि जो तिरहुत है उससे अलग कर दिया जाता है। यानी कि तिरहुत में दरभंगा वगैरह सब आते थे तो उसको अलग कर दिया जाता है। और अलग करने के बाद जो है कि इसको मैंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसको अलग किया जाता है कि हम शासन सही से कर सके। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1875 में ब्रिटिश काल में इसको अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो है कि 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में इसके साथ जो अन्य 3 जिला थे जो इसके साथ बने थे 1972 तक, लेकिन उसके बाद अलग हो जाता है। यानी कहा जाए कि 3 जो जिले थे आपका एक तो वैशाली था, सीतामढ़ी था और शिवहर, यानी 3 ऐसे जो जिले थे जो मुजफ्फरपुर के साथ था 1972 तक, फिर वो बाद में अलग हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों की बिहार मुजफ्फरपुर का जो है इतिहास। जैसे कि हम बताएं कि इनके नाम पर मुजफ्फरपुर रखा गया था। तो आपका अमीर मुजफ्फर खान जो एक राजस्व अधिकारी थे ब्रिटिश काल में। तो अब इसके बाद में बिहार मुजफ्फरपुर का मैप देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर से जो लगे हुए जिले जिलों की संख्या 7 है। कौन कौन से जिले हैं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया पूर्वी चंपारण हो गया मुजफ्फरपुर से लगा हुआ है। ये दूसरा हो गया सीतामढ़ी, यानी कि पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी लगता है, यानी शिवहर नहीं लगता। याद रखेंगे शिवहर जो है आपका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से लगता है, मुजफ्फरपुर से नहीं लगता। तो ध्यान देंगे यहाँ उसके बाद में ये आगे है यहाँ पे दरभंगा है, यानी सीतामढ़ी के बाद में जो है कि बिहार से मुजफ्फरपुर से जो लगता है जिला है वो दरभंगा है। दरभंगा के बाद में समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद जो है कि देखते हैं तो वैशाली है, वैशाली के बाद में सारण है, सारण के बाद गोपालगंज, यानी कि 7 जो जिले हैं मुजफ्फरपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखेंगे शिवहर नहीं लगता है, पहले लगता था लेकिन अब कुछ क्षेत्र को पूर्वी चंपारण में और सीतामढ़ी में मिला दिया गया जिसकी वजह से ये कट गया है। अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में कौन कौन से ब्लॉक हैं। तो ब्लॉक को विशेष रूप से देखते हैं दोस्तों क्योंकि ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो कहीं भी एक स्थान का नाम का जिक्र करता है जो फेमस जगह है। तो देखा जाए तो जो सीतामढ़ी से लगा हुआ औराई ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद में सीतामढ़ी से का ये कटरा भी लगा हुआ है और दरभंगा से कटरा लगा हुआ है। उसके बाद में गया घाट जो है गया घाट जो दरभंगा से लगा हुआ है और इधर देखा जाए तो आपका समस्तीपुर से भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद में बदरा हो गया, बंदरा बंदरा एक ब्लॉक है मुजफ्फरपुर का जो आपका समस्तीपुर से लगा हुआ है। इसके अलावा ढोली है, ढोली जगह है मुरौल ब्लॉक में जो फेमस है, इसलिए मुरौल याद रखेंगे। मुरौल जो है आपका ये समस्तीपुर से लगा हुआ है जो ब्लॉक है मुजफ्फरपुर का। ये सकरा है, एक सकरा भी याद रखेंगे जो वैशाली और समस्तीपुर से लगा हुआ है। कुढ़नी है, कुढ़नी जो है दोस्तों ये बिहार मुजफ्फरपुर का सबसे अधिक गांव वाला जिला है, यानी कि 166 गांव है, सबसे अधिक यही गांव है। और पंचायत जो है 39 पंचायत आपका कुढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सरैया, सरैया कोठी के नाम से पहले जाना जाता है, अभी भी सरैया कोठी बोला जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा कोठी स्थापित किया गया था इसलिए। तो ये ब्लॉक है। फिर उसके बाद पारू, पारू देखा जाए कुढ़नी के बाद सबसे ज्यादा जो गाँव है मैंने गाँव है 158 गाँव जो है आपका पारू में है और जो पंचायत है 34 पंचायत है आपका पारू में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो ये पारू जो है आपका सारण से भी लग जाता है
सारण से लगता है, वैशाली से भी नहीं, वैशाली से नहीं लगता, केवल सारण से लगता है 12। इसके बाद यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो साहेबगंज है। साहेबगंज जो है कि अपना सारण से लगता है, गोपालगंज से लगता है, चंपारण से भी लगता है, यानी पूर्वी चंपारण से लगता है साहेबगंज। उसके बाद बलुराज है दोस्तों, मैंने बलुराज तो एक जगह है जो फेमस जगह है। और मोतीपुर जो है ये ब्लॉक है, मोतीपुर ब्लॉक याद रखेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखते हैं तो ये मीनापुर है, मीनापुर ब्लॉक को देखेंगे तो मीनापुर भी आपका पूर्वी चंपारण और इधर सीतामढ़ी से लग रहा है। तो ये देंगे मीनापुर हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपका एक कांटी हो गया, कांटी ब्लॉक है। कांटी ब्लॉक का देखिएगा तो कांटी ब्लॉक का सीमा जो है आपका ये मोतीपुर से लग रहा है, मीना बाजार मीनापुर से लग रहा है, फिर मरवन से लग रहा है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो मुसहरी से भी लग रहा है, ये मुसहरी से भी लगता है इसका कांटी का सीमा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका ये इधर थोड़ा बहुत यहाँ बुचहा से लगता है, लेकिन ही उतना नहीं दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा लगता है। और ये देखते हैं इसके बाद जो है कि मोरन का जो है सीमा आपका सरैया कोठी से है, कुरहनी से है, कांटी से है और मोतीपुर से लगता है मोरन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ तो मुसहरी जो है, मुसहरी का सीमा जो कि आपका मुरौल से लगता है। मुरौल के बाद में आपका यहाँ देखा जाए तो आपका यहाँ सकरा से नहीं लगता, कुरहनी से लगता है, कुरहनी से लगता है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ मरवन से लगता है, कांटी से लगता है और मीनापुर से भी लगता है कि मुसहरी का सीमा, और ये बुचहा से लगता है। तो ये जो था आपका मेन रूप से ये लगता है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो जो बुचहा है, बुचहा जो है सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक इसी से लगता है, बुचहा से देखा जाए तो मीनापुर का भी लग रहा है, मुसहरी का भी लग रहा है, और ये मुरौल का लग रहा है, जो ढोली नाम सुनेंगे फेमस जगह है ढोली, तो ये मुरौल का भी इसी से लगता है, बंदरा का लगता है, गायघाट का लगता है, कटरा का लगता है और औराई का लगता है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों कि ये मुजफ्फरपुर का मैप है जो विभिन्न ब्लॉक है उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों तो मुजफ्फरपुर को उपनाम से भी जाना जाता है, मैंने मुजफ्फरपुर का भी उपनाम है। तो उपनाम का बात करते हैं तो बिहार का दिल बोला जाता है मुजफ्फरपुर को, क्योंकि ये दिल के मैंने के पास जैसे मानव का दिल यहाँ पे होता है, तो इसी तरह से यहाँ मुजफ्फरपुर का दिल देखा जाए तो यहाँ पे है, यहाँ मुजफ्फरपुर का मैप बनता है, मानचित्र बनता है। इसके अलावा इसको स्वीट सिटी भी बोलते हैं, मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी बोलते हैं। इसके अलावा लीची का भूमि भी बोला जाता है, यानी कि यहाँ इसको जो लीची के लिए फेमस है, भारत का सबसे ज़्यादा लीची यही मुजफ्फरपुर में निर्माण उत्पादन किया जाता है। और इस लीची को जो है जो शाही लीची है उसको GI टैग दिया गया है, तो मुजफ्फरपुर में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और ये शाही लीची जो है विदेशों में जाता है, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वगैरह जो भी देश हैं इन्हें वहाँ तक यहाँ से भेजा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर जो मुजफ्फरपुर है उसकी क्या स्थिति है। तो देखा जाए कि यहाँ का जनसंख्या, मुजफ्फरपुर का जो जनसंख्या 48,1,62 जनसंख्या है, 48,1,62 जनसंख्या जो है कि आपका मुजफ्फरपुर का है। कहा जाए कि ये मुजफ्फरपुर जो है जनसंख्या के मामले में तीसरा नंबर पर सबसे बड़ा जिला है बिहार का। तो ये तो तीसरा नंबर का है, दूसरा नंबर पहला जो है पटना है, दूसरा नंबर पर पूर्वी चंपारण। पटना की बात करें तो पटना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो 58 लाख के आसपास है। और ऐसे देखा जाए कि वर्तमान में एक रिपोर्ट आया था उसमें 72 प्लस चला गया था उसका जनसंख्या, 72 लाख के आसपास। तो ये हो गया बिहार का साक्षरता दर। देखते हैं दोस्तों तो बिहार का साक्षरता मुजफ्फरपुर का साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता दर आपको पता है कि 61.8% है। और ये मुजफ्फरपुर का साक्षरता दर देखा जाए तो 63.43% है, याद रखिएगा 63.43% मुजफ्फरपुर का साक्षरता दर है। इसमें पुरुष का बात करते हैं तो 71.28% है पुरुष का साक्षरता दर, महिला का देखा जाए तो 54.67% है। तो ये हो गया पुरुष और महिला का साक्षरता दर, मुजफ्फरपुर का साक्षरता दर। क्षेत्रफल की बात करें तो 3172 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मुजफ्फरपुर का क्षेत्रफल कितना है 3172 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 1514 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि 1514 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, निवास करते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो मुजफ्फरपुर का लिंगानुपात 900 है, और बच्चा के मैंने शिशु लिंगानुपात करें मुजफ्फरपुर का तो 915 है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लिंगानुपात है बिहार का 918 है, और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं बिहार का तो 935 है, और भारत का लिंगानुपात तो पता ही है कि 943 है। तो ये तरह से देखा जाए कि यह इसका जो लिंगानुपात है ये देखिए। उसके बाद जो है कि बिहार में मैंने 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए बिहार के मुजफ्फरपुर के जो धर्म है, मैंने कौन से धर्म के लोग कितना रहते हैं, तो हिंदू धर्म के 77.65% है, याद रखेंगे 77.65% रहते हैं। उसके बाद मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं 21.07% है, यानी 21% का आसपास याद रखिए कि मुस्लिम लोग हैं, और 77 यानी कि 78% याद रखेंगे कि हिंदू है, और 1.28% जो है यानी कि 1.28% जो है कि अन्य धर्म के लोग हैं, यानी कि बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, सिख है, ये सब धर्म के लोग जो हैं 1.28% है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बिहार में
बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एक प्रमंडल है, जैसे बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में एक तिरहुत प्रमंडल है। इसके अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय जो है कि आपका मुजफ्फरपुर में है, यानी तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में। 6 जिला कौन-कौन आते हैं तो देख लीजिए दोस्तों। एक तो पूर्वी चंपारण आता है, माने कि तिरहुत के अंतर्गत, और एक पश्चिमी चंपारण होता है, जो बिहार मुजफ्फरपुर से नहीं लगा है, इधर में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण भी है। उसके बाद शिवहर भी इसके अंतर्गत आता है, फिर सीतामढ़ी आता है, एक वैशाली आता है। याद रखेंगे वैशाली इसके अंतर्गत आता है, यानी कि 6 टोटल हो जाएगा, ठीक है। और एक मुजफ्फरपुर है ही, तो मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली और पश्चिमी चंपारण, तो ये 6 हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि जो अनुमंडल है मुजफ्फरपुर में, 2 अनुमंडल है, एक पूर्वी अनुमंडल है, पश्चिमी अनुमंडल है, तो 2 याद रखेंगे, 2 अनुमंडल है। ऐसे पूरा बिहार में 101 अनुमंडल है। उसके बाद प्रखंड की बात करें तो बिहार में टोटल प्रखंड है 534 है, 534 प्रखंड है। और मुजफ्फरपुर में प्रखंड की बात करें तो 16 प्रखंड है, जिसका जिक्र हमने किया है, मैप के आधार पर सबको बताने की कोशिश किया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये तो 534 प्रखंड हो गया, लेकिन प्रखंड पंचायत की संख्या ना 533 है, यानी एक कम है, याद रखेंगे। उसके बाद है कि पंचायत की संख्या जो है कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर में पंचायत की संख्या 373 है, यानी कि पहले आप देखे होंगे तो 385 था, जो घट गया है, बढ़ के 300 आपका 73 हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो ये तो जनसंख्या हो गया टोटल। और कुछ नदी है बिहार में, जो नदियाँ बहती है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो नदियाँ बहती है उसमें गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती है, और एक लखनदेई है। बागमती सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है मुजफ्फरपुर में, इसके अलावा बूढ़ी गंडक है, जो बहुत ही अधिक मात्रा में बाढ़ लाती है। तो कहीं न कहीं इससे मैंने कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वो प्रभावित अधिक मात्रा में रहता है। बिहार के जो भी बिहार के नॉर्थ साउथ में जो भी जिला है वो सभी प्रभावित रहता है बाढ़ से। साउथ में तो सूखा रहता है, तो उसमें एक आपका मुजफ्फरपुर भी जाता है। तो ये जहाँ तक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मुजफ्फरपुर में जो आंदोलन हुए थे, कौन-कौन से आंदोलन हुए थे उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं। तो मुजफ्फरपुर के जब आंदोलन की बात करते हैं, 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका मुजफ्फरपुर की रहती है। जिस तरह भारत में बिहार का भूमिका रहता है हर एक आंदोलन में, उसी तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर का भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ये होते हैं क्रांतिकारी होते हैं, जो हर क्रांति में भाग लेते हैं और बिहार को सपोर्ट करते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए। तो ये देखा जाए कि 1857 में भी मैंने कि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा था मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर कहा जाए कि कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, लोग मैंने कि इतना उग्र हो गए थे अंग्रेजों के प्रति में, उसके विरोध में लड़ने के लिए कि यहाँ पे अंग्रेजों को सहयोग मांगना पड़ गया था। तो उसके बाद 1908 का एक और विद्रोह देखें कि एक लोटा विद्रोह होता है 1856 में, एक लोटा विद्रोह होता है, जो अंग्रेजों जो कैदी होते हैं जिनको जेल में डाला जाता है अंग्रेजों द्वारा, तो वो उनको पहले पीतल के लोटा में जो है कि पानी मिलता था, लेकिन बाद में जो है कि अंग्रेजों द्वारा उसको ये जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का लोटा होता है, उसमें पानी दिया जाने लगता है। इसके लेकर जो है कि मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है। तो ये याद रखेंगे, फेमस है। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1908 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, जिसमें जो खुदीराम बोस थे, मैंने सबसे कम उम्र में इन्होंने मैंने कि जो किंग फोर्ट पर जो है कि ये बम फेंका था 1908 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1908 में इनके द्वारा बम फेंका गया था, मुजफ्फरपुर में ही फेंका गया था। इसके अलावा 1917 ईस्वी की देखा जाए कि चंपारण सत्याग्रह जो है, महात्मा गांधी आते हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पर, और वो कोलकाता से 9 अप्रैल को चलते हैं, 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं, फिर 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर आते हैं। उनके सहयोगी जो रहते हैं राजेंद्र प्रसाद मजहरूलत, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो किसान नेता थे, इनका स्वागत किए थे, और किसान लोग भी यहाँ पहुंचे थे, जिसमें ब्रजकिशोर शर्मा वगैरह थे, राजकुमार शुक्ल जो है कि यहाँ इनके सहयोग के लिए आए थे। और इस तरह से यहाँ से होता है कि जो तिरहुत क्षेत्र रहता है, वहाँ पे जो कमिश्नर रहते हैं, इनको तिरहुत में प्रवेश करने से मना करता है, नहीं आने देता है, कहता है लौट जाने के लिए। तो इसी के विरोध में कई सारे आंदोलन भी वहाँ किया जाता है। फिर वहाँ से आदेश जब दे दिया जाता है कि गांधी को गोली मार दो, तो वहाँ से गांधी जी अपने साथियों के साथ बेतिया की ओर रवाना हो जाते हैं। तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तीनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें गांधी जी मुजफ्फरपुर आए थे, और मुजफ्फरपुर से होकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखेंगे, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सबसे पहले पूर्वी चंपारण से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, जो 15 अप्रैल को हुआ था। अच्छा, इसके बाद 15 अप्रैल 1917 याद रखिएगा। 1930 में बहुत ही महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर का भूमिका रहता है, जिसको कहा है कि 1930 में सबने हो गया आंदोलन होता है, यानी कि 12 मार्च को जो है कि दांडी स्टार्ट होता है गांधी जी द्वारा, जो आपका दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से होता है, और दांडी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा जाता है, और वहाँ से 6 अप्रैल को दांडी में नमक बना के कानून तोड़ा जाता है, काला कानून को, नमक कानून को, और फिर वहाँ से स्टार्ट किया जाता है आपका क्या स्टार्ट किया जाता है सबने हो गया आंदोलन। तो 6 अप्रैल को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन याद रखेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर को में 7 अप्रैल को यहाँ 1930 को जो है आपका ये सबने हो गया आंदोलन स्टार्ट होता है। मुजफ्फरपुर से जो भाग लेते हैं आपका
रामदयालु सिंह रहते हैं, रामदयालु सिंह भाग लेते हैं। फिर उसके अलावा जो है कि जनकधारी प्रसाद भाग लेते हैं, रामानंद भी भाग लेते हैं। तो ये सब मुजफ्फरपुर से नेतृत्व करते हैं जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1942 की बात करें तो 1942 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के क्रांतिकारियों द्वारा निभाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। तो देखा जाए कि मुजफ्फरपुर के जो क्षेत्र है सभी क्रांतिकारी से भरा हुआ है। जैसे पारू का बात करें, यहाँ से भी 1857 की क्रांति हो, 1942 की क्रांति हो, सभी में लोगों ने भाग लिया था। आपका बलुराज क्षेत्र है, मोतीपुर का क्षेत्र है, यहाँ से भी लोग भाग लिए थे। कांटी का क्षेत्र है, सरैया का क्षेत्र है, यानी विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कि जो हमारे जो ब्लॉक देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नाम फेमस होने का कारण यह भी है कि हमारे जो भी क्रांति हुई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये सब जो क्षेत्र है किया है। तो दोस्तों जहाँ तक है, हमें लगा कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, तो हमने आप लोगों को बताने का कार्य किया। हमें लगता है कि हर जो है कि जो भी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप किस जिला से हैं, अगर उस जिला का आपको पूरा जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करें। जिनका ज़्यादा कमेंट आएगा उस जिला का हम वीडियो बनाएंगे। तो बात यहाँ देखा जाए दोस्तों तो आप समझ ही रहेंगे, जो 16 महाजन पर है उसका जानकारी जो है कि आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। तो ये सब कहानी है। और बिहार में बने कि मुजफ्फरपुर में और सारे पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ से भी बहुत कार्य मनाए जाते हैं। और यहाँ पर्यटक क्षेत्र में की बात करें तो गरीबनाथ है का मंदिर है, यहाँ पे जो सावन में सभी श्रद्धालु वहाँ जल ढालने आते हैं। इसके अलावा बात करें तो देवी मंदिर का भी है, मैंने देवी मंदिर भी है मुजफ्फरपुर में। और आपका गुरुद्वारा है, चर्च है, फिर मस्जिद है। विभिन्न प्रकार के जो पर्यटक स्थल के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो कहीं कहीं विभिन्न राज्यों से यहाँ आते हैं और इस तरह से मुजफ्फरपुर घूमते हैं और अपने मुजफ्फरपुर के जो है कहानी को याद करते हैं। तो हमें जहाँ तक लगा दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और हमें उम्मीद है कि अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो।